किसी XYZ रिश्तेदार ने कह दिया कि अभी तक तुम्हारा नहीं हो पाया तो आप हार गए, तो आज से प्रॉमिस कीजिए कि एक भी दिन आपका ब्लैंक नहीं जाएगा जिसमें आपने आधे घंटे भी पढ़ाई नहीं की। कुछ एरियाज हैं जहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, कभी क्वेश्चन ऐसा होता है जिसको हम सही मार्क के आते हैं वो गलत होता है, और जिसको हम गलत मारते हैं कि तुक्के में वो सही हो जाता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, आप तुरंत बड़े हम्बली बोलिए कि मैम या सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हमारे साथ यूपीपीसीएस 2022 में सिलेक्टेड प्रतीक्षा त्रिपाठी मैम है। मैम का सिलेक्शन एसडीएम की पोस्ट पर 20 रैंक के साथ हुआ है। तो आज के इस वीडियो में मैम की जर्नी के बारे में जानेंगे, साथ साथ इन्होंने अपनी तैयारी कैसे की, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करती थी, सब कुछ आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। एंड चैनल में पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो की रेगुलर अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलते रहे। मैम, हमारे व्यूअर्स जो वीडियो देख रहे हैं, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। मैम, हम जानना चाहेंगे कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा। सर मैंने ग्रेजुएशन अपना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ 2016 में कंप्लीट किया, और 2018 में मैंने मास्टर इन साइंस किया फिजिक्स में। 2018 में कंप्लीट हो रहा था, उसी के दौरान मैंने ये प्रिपरेशन शुरू की, और साथ साथ में प्रिपरेशन के मैंने एमए भी किया है सोशियोलॉजी से, और जो कि 2020 में कंप्लीट हो गया था। आपने जब शुरुआत में अपनी तैयारी स्टार्ट की तो मतलब क्या गाइडेंस रहा, कहीं कोचिंग वगैरह ज्वाइन की थी या कैसे तैयारी की? स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था, चूँकि मुझे गाइडेंस में ना मेरा कोई एजुकेशन ऐसा कोई बैकग्राउंड था, ना घर में भी कोई ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड से था, तो मैंने स्टार्टिंग में गाइडेंस लिया था। उसके लिए मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी, जीएस के लिए भी और ऑप्शनल के लिए भी। पर उसके बाद सेल्फ स्टडी से ही मैं कहूँगी कि इसमें 70% रोल सेल्फ स्टडी का ही रहा है। जब आपने शुरुआत में कोचिंग ज्वाइन की थी तो कहाँ पर ज्वाइन की थी? मैंने इलाहाबाद में ज्वाइन की थी, ध्येय आईएएस में। वहाँ से मैंने जीएस की फाउंडेशन कोचिंग ज्वाइन की थी, और कुमार अमित सर से मैंने सोशियोलॉजी ज्वाइन किया हुआ था। मैम, आपका पीसीएस में अटेम्प्ट कौन सा है, आपका मीडियम क्या रहा? सर मेरा यही पीसीएस में चौथा अटैम्प्ट है, और मेरा मीडियम इंग्लिश मीडियम रहा है रिटन में, और इंटरव्यू मैंने हिंदी में दिया था। मैम, इसके पहले भी आपका कहीं सिलेक्शन हुआ है? हाँ सर, मेरा 2021 में मैंने रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर के रूप में सिलेक्शन प्राप्त किया था, और 2020 बैच के अंदर उसमें मुझे यूपी में 6 रैंक प्राप्त हुई थी, और उसी के साथ फिर मुझे रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर की जॉब मिली, और जिसकी ट्रेनिंग मैं हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट एकेडमी सुंदरनगर में कर रही थी, और वहीं पे रहते हुए जॉब के साथ मैंने प्रिपरेशन अपनी चालू रखी, और जिसका परिणाम ये था कि विदिन 1 ईयर मुझे एसडीएम का पोस्ट मिला है। तो आपने मतलब पहले से क्या इम्प्रूवमेंट किया था कि मतलब इस बार अच्छी रैंक के साथ आपको एसडीएम की पोस्ट मिली? सर इम्प्रूवमेंट हर एक स्टेज पे रहे, और इसमें स्पेशली मैं कहूँगी कि मेंस में मेरे काफ़ी अच्छे मैंने इम्प्रूवमेंट किया। इसके पहले मैंने पीटी क्वालिफाई किया था 2018 में, 19 में, 20 में और 22 में। चारों साल पीटी में मुझे इतनी दिक्कत नहीं हुई थी, पर मेंस में चूँकि मेरे कम मार्क्स रह गए थे, 18 में भी यही हाल, 19 में रहा, 20 में मैं इंटरव्यू में पहुँची थी। इंटरव्यू में स्टेज में मैं कुछ नंबर से बाहर हो गई थी, और इस बार के अटेम्प्ट में सबसे ज़्यादा फोकस मेंस पे रहा। मेंस में भी मैंने आंसर राइटिंग खूब सारी की थी, और अपने ऑप्शनल पर भी मैंने पकड़ बनाई थी, और इसके साथ इंटरव्यू में भी मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत किया था, जिस वजह से मुझे मार्कशीट आ चुकी है, उसमें मुझे 75 हाईएस्ट मार्क्स मिले हुए हैं। मैम, जैसे कि आप बता रही हैं कि आप जब प्री का एग्जाम देती थी लगातार आपका प्री क्वालिफाई होता था, तो आप प्री में क्या ऐसी रणनीति अपनाती थी, मतलब क्या स्ट्रेटजी आपकी रहती थी कि लगातार आपका प्री हो रहा था? यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स हमारे साथ हैं, हो सकता है बहुत सारे लोग को प्री में दिक्कत आ रही है, तो आपने ऐसी क्या रणनीति बनाई थी? सर प्री सबसे पहला स्टेज होता है जिसमें बहुत सारे बच्चे छट जाते हैं, और इससे बहुत डर लगता है, लेकिन यूपीपीसीएस का प्री कंपैरेटिवली थोड़ा इजी रहता है। और इसके लिए मैंने मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मैं सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि मैं कई बार मैंने किया, लगभग 10 से 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने उनको किया। और एक चीज़ मैंने और एनालिसिस किया पेपर का, जिससे पता चला कि कुछ एरियाज़ हैं जहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। जैसे साइंस है, उसमें बायोलॉजी से क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो मैंने उन सेक्शंस को, जैसे पॉलिटी है तो पॉलिटी में डीपीएसपी या फिर फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, इनसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो उन एरियाज़ को मैंने पकड़ा और उन्हीं को रिवाइज किया। और जैसे इसमें फैक्ट बेस थोड़ा पूछते हैं, तो ज्योग्राफी में है तो मैंने मैप्स खूब सारे प्रैक्टिस किए थे ताकि मैपिंग का क्वेश्चन गलत ना हो पाए। फिर लास्ट में मैं एक चीज़ और कहूँगी, जो आई दृष्टि आती है मार्केट में करंट अफेयर के लिए, वो बहुत अच्छी है। घटना सार भी मैंने पढ़ी थी, वो भी अच्छी है।
और लूसेंट की बुक भी मैंने लास्ट टाइम पे रेफ़र, क्योंकि उससे मैंने साइंस कवर कर लिया था, और जो एंशियंट और मिडाइवल का कुछ पार्ट है जहाँ से फैक्ट पूछे जाते हैं वो सब कवर किया था। तो एक बार की प्रिपरेशन ऐसे काम आई कि फिर लास्ट में मुझे हर साल के अटेम्प्ट में बस करंट अफेयर पढ़ना रहा, और बाकी चीज़ें मेरी हो गई थी। तो और एक चीज़ और है कि पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका भी बहुत मैटर करता है, कि जिससे नॉलेज रहता है, बट पेपर अटेम्प्ट सिली मिस्टेक्स वहाँ ना करें, फिर एलिमिनेशन टेक्निक को कैसे हम अपनाएं, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। इन सब के थ्रू मेरा पीटी निकला है, और मैंने अपना चैनल जो बनाया है यूपी पीसीएस टॉक्स, उस पे भी मैंने ये सारी बातें बताई हैं, और उससे होपफुली बच्चों को फ़ायदा भी हुआ। मुझे कमेंट्स भी मिले हैं कि उनके अब रिजल्ट आने वाला है तो उसमें उन्हें फ़ायदा मिलेगा। थोड़ा इसके बारे में शॉर्ट में आप बताइए कि क्या मतलब वो रणनीति रहती थी, जो एलिमिनेशन टेक्निक या फिर जो चीज़ें रहती थी। सर, एलिमिनेशन टेक्निक की रणनीति ये है कि एक ऐसा भी नहीं करना है कि आपको 150 में से 150 अटेम्प्ट कर देने हैं, या फिर ऐसा नहीं करना है कि 150 में से 90 ही करने हैं। एलिमिनेशन टेक्निक ये कहती है कि आपको वहाँ पे स्मार्ट गेस करना है, आपके पास जो भी पहले से नॉलेज है उसको अप्लाई करना है। उसका मतलब ये है कि आपको 2-3 राउंड में पेपर करना है। पहले राउंड में आप वो पेपर करिए, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए जिनमें आप 100% श्योर हैं। दूसरे राउंड में आप उन अटेम्प्ट को करिए जिसमें आपको 50-50% श्योर है। तीसरे राउंड में उनमें करिए जिसमें से आपको लगता है कि एक आपने एलिमिनेट कर दिया, 3 में से आपको चूज़ करना है। ऐसे करके अगर आप 120 से 135-40 तक कर लेते हैं ना, तो फिर आप श्योर शॉर्ट हो जाएंगे, और इससे जो आपके निगेटिव मार्क्स होते हैं, निगेटिव जो क्वेश्चन हो जाते हैं, वो कम हो जाएंगे और एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। और ये विद प्रैक्टिस आएगी। बताने को कोई भी बता जाएगा, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं हो पाएगा। हम इसमें कई बार क्या होता है, जैसे कि आप बता रही पहले राउंड में कि मतलब आप जो श्योर हैं वही क्वेश्चन करना चाहिए, और कभी कभी ये होता है हमें लगता है कि जो गलत क्वेश्चन होते हैं उसमें भी हमारी श्योरिटी होती है कि नहीं यही सही है। इससे कैसे बचा जाए। सर, ये चीज़ है, बट एक मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी का। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे वर्क करता है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा होता है जिसको हम सही मार्क के आते हैं वो गलत होता है, और जिसको हम गलत मारते हैं कि तुक्के में वो सही हो जाता है। तो ये प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे करता है। अगर आपने 10 क्वेश्चन किए सपोज, और आपको उसमें से एक भी नहीं आता था, तो प्रोबेबिलिटी आप लगाएंगे तो हो सकता है कि 10 में से 10 सही हो जाए। नहीं, अगर मान लीजिए कि 6 आपके सही होते हैं और 4 गलत हो जाते हैं, तो 4 की पेनाल्टी आपको 1 या 1.5 क्वेश्चन कटेगा, तब भी आपके पास प्लस ही रहेंगे। इसको और आप अगर रिड्यूस करके सोचिए कि आपके 6 गलत हैं और 4 सही हैं, तो 6 का पेनाल्टी 2 क्वेश्चन पड़ेगा, फिर भी आप 2 क्वेश्चन के गेन में ही रहेंगे। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि रिस्क लीजिए, लेकिन कैलकुलेटिव लीजिए, थोड़ा स्मार्ट टेक्निक यूज़ करिए, और ये सब विद द प्रैक्टिस आएगा। मॉक टेस्ट, और कभी भी मॉक टेस्ट को मतलब इतना ज़्यादा ओवर रेट नहीं करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन छोड़ दीजिए। प्रीवियस ईयर मस्ट है। पहले प्रीवियस ईयर लगाइए, एनालाइज करिए पेपर को, और उसके बाद में मॉक टेस्ट लगाइए। धीरे धीरे जब आप इतने 60-65 टेस्ट लगा जाएंगे ना, तो आपके ऑलरेडी वो इनबिल्ट हो जाएगी। तो मैम जैसे कि PYQ बात करें तो एक तो घटना चक्र आती है जिसमें कि आपका कंबाइंड दिया रहता है हर साल का, मतलब चैप्टर वाइज रहता है, और क्या आप उसकी बात करें या फिर जो आपके जैसे 2020 में पेपर हुए हैं 2019 में उसको लगाना चाहिए। सर, घटना चक्र का जो PYQ है वो बहुत अच्छा है, और यूथ पब्लिकेशन का भी आता है। ये सब भी अच्छे हैं, पर मैं भरोसा नहीं करती क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत फैक्ट के गलतियां रहती हैं, और कुछ क्वेश्चन डिलीट भी हो जाते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि आप हार्ड कॉपी खरीदिए, हार्ड कॉपी निकलवा लीजिए हर एक साल के पेपर की, और उसमें आप खुद से देखिए कि कौन सा सही कौन सा गलत है, और उसका लिख लीजिए। अगर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है तो फिर आप थोड़ा अपना माइंड लगाइए कि अगर यूथ का ले लें या फिर किसी और का ले लें, तो अगर कहीं कुछ गलत क्वेश्चन है तो फिर आप अपने आप से सर्च कर लीजिए। तो मैटर करता है कि PYQ आपके पास होने चाहिए, जो भी आपको अच्छा लग रहा है, घटना चक्र, यूथ, या फिर खुद से, तो जो बेटर लगे आपको। जैसे कि PCS की तैयारी की बात करें तो इसमें NCERT और जो शॉर्ट नोट्स वगैरह होते हैं खासकर प्रीलिम्स में, तो ये कितना इम्पोर्टेंट रहता है इनका। NCERT और शॉर्ट नोट्स ये दोनों बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट है, और ये प्रीलिम्स में ही नहीं मेंस के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। NCERT जैसे मेरा ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड नहीं था, तो NCERT मेरे लिए पढ़ना मस्ट था। जब मैंने शुरुआत की तो ये एक ऐसा फाउंडेशन आपका बिल्ड करती हैं, लेकिन उस टाइम मैं इतना मिसगाइडेड थी एक्चुअल में। तो मैंने क्या किया था, मैंने खुद 36 NCERT खरीदी थी गिन करके। तो उसका रीज़न ये था कि मैंने 6 से 12 तक की सारी NCERT खरीद ली थी, और एक केस ऐसा हुआ कि जब मैंने ओल्ड और न्यू भी खरीद ली थी, मुझे लगता था कि सब कुछ NCERT में पढ़ना, बट ऐसा नहीं है। NCERT में कुछ चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल पढ़ना है, और कुछ चीज़ें आपके पास बुक अवेलेबल हैं। जैसे पॉलिटी के लिए NCERT अगर आप नहीं पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, इनफ है।
और जैसे हिस्ट्री है, तो अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ ले रहे हैं, बिपिन चंद्रा और सतीश शर्मा वाली जो बुक, रामशरण शर्मा वाली, सतीश चंद्रा और बिपिन चंद्रा वाली बुक अगर पढ़ ले रहे हैं, एनसीईआरटी की ज़रूरत नहीं है। बहुत पढ़ना है तो थीम्स पढ़ लीजिए। ज्योग्राफी की चारों जो एनसीईआरटी हैं, 10th 11th एंड 12th की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ लीजिए। फिर एक एनसीईआरटी उसकी इकोनॉमी की आती है, मैक्रो की, जो कि है लोग और अर्थव्यवस्था करके, वो पढ़ लीजिए, वो इम्पोर्टेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि एनसीईआरटी भी सारी नहीं पढ़नी है, वो पढ़नी है जो बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए टॉपर्स ने पहले भी रिकमेंड किया हुआ है और आगे भी करते आएंगे। आप उनको देखिए और उनसे पढ़िए, एकदम ब्लाइंडली किसी को फॉलो मत करिए। इसके बाद मैम सीसेट वाली जो प्रॉब्लम आती है, खासकर बहुत सारे कैंडिडेट्स जीएस में तो अच्छा स्कोर कर जाते हैं लेकिन सीसेट में उनको प्रॉब्लम आती है, तो सीसेट के लिए क्या ऐसा कर सकते हैं कि मतलब सीसेट में आने वाले समय में कोई दिक्कत ना हो? सर सी सेट भी एक बहुत बिग वो बना हुआ है जिसमें रह जाते हैं बच्चे, लेकिन यूपी पीसीएस का सी सेट अगर डरा ना जाए तो किया जा सकता है, थोड़ा इजी आता है। रीज़न बीइंग कि उसमें कुछ सारे एरियाज़ होते हैं जो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सबके लिए बेनिफिट होते हैं। जैसे अगर कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है जिसने कभी भी मैथ्स नहीं लगाई है और ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड है, उसके लिए हिंदी अच्छी आती है, आप हिंदी के क्वेश्चन कर लीजिए, फिर कॉम्प्रिहेंशन कर लीजिए हिंदी में पढ़ करके, फिर जो अंतर्वैयक्तिक इंटरपर्सनल स्किल वाले क्वेश्चन है वो कर लीजिए। जो लोग जैसे हिंदी में पुअर हैं, तो वो ऐसा ना सोचे कि मैं हिंदी नहीं कर लूँगा तो फिर मैं कैसे सी सेट पास करूँगा, तो उनके लिए ऑप्शन है कि मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन कर लीजिए। तो सी सेट का ओवरऑल फंडा एक नंबर वन ये कि आप पीवाईक्यू लगाइए और ट्रेंड एनालाइज करिए, और मेंस की जो हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए रहते हैं मेंस में यूपीपीसीएस के, तो वहाँ से आप व्याकरण पढ़ लीजिए, तो थोड़ा पर्यायवाची या फिर उपसर्ग ये सब समझ में आ जाता है। मैम हम जानना चाहेंगे जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट्स न्यूज़पेपर को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए या फिर मंथली मैगजीन वगैरह पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए उसमें? दोस्तों आप लोग के साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना था, इसलिए वीडियो को बीच में रोकना पड़ा, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। दोस्तों आप सभी स्टूडेंट्स की हाई डिमांड को देखते हुए पीडब्ल्यू ने ओनली आईएएस के साथ मिलकर अपना फाउंडेशन बैच सक्षम 3.0 बैच लॉन्च कर दिया है। तो दोस्तों यदि आपका भी सपना है पीसीएस अधिकारी बनने का, तो आप भी अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों सक्षम 3.0 बैच 69 बीपीएससी और यूपीपीएससी 2024 के लिए फाउंडेशन कोर्स है। इस कोर्स में आपको अपडेटेड सिलेबस के साथ बाइलिंगुअल क्लासेस चलेंगी। लोकेश सर, वरुण सर और बहुत सारे एक्सपर्ट टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। इसके साथ साथ फ्री क्लासेज, नोट्स और मंथली मैगजीन्स भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो दोस्तों ये बैच स्टार्ट हो चुका है 12 जून 2023 से। अब इसका फीस रखा गया 4,499 रुपये, और यदि आप लोग स्क्रीन पर दिया गया हमारा कूपन कोड यूज करेंगे तो आप लोग को 999 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मुझे तो ये सबसे अच्छा मौका लगता है फाउंडेशन से अपनी तैयारी स्टार्ट करने का। तो अब देर किस बात की, पीडब्ल्यू का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, जाइए और अपनी क्लासेज को ज्वाइन कीजिए। न्यूज़पेपर बहुत बड़ी हर्डल थी मेरे लिए भी और एस्पिरेंट्स के लिए भी रहती है। तो जो मेरा इस पे ओपिनियन है और मैंने जो फेस किया है वो ये कि न्यूज़पेपर आप अगर आप पढ़ सकते हैं डेली तो आप पढ़िए। आपको अब फिर उसमें हिंदी इंग्लिश मत करिएगा, जो भी समझ में आता है। आप दैनिक जागरण पढ़ना पसंद करते हैं तो आप पढ़ लीजिए, लेकिन आधे से 1 घंटा, इससे ज़्यादा आप टाइम मत वेस्ट करिएगा। और न्यूज़पेपर का नोट्स तो बिल्कुल मत बनाइएगा, 1 साल के बाद वो आपको लगेगा क्या ही कर दिया था। और मंथली मैगजीन इज़ गुड ऑप्शन, बट उसमें भी कुछ लोग पूछेंगे कि विज़न आईएएस पढ़ें या फिर दृष्टि की लें या ध्येय की लें, किसकी बुकलेट लें। तो वो भी आपकी खुद की इनर कॉल पे है कि आपको जो अच्छा लग रहा हो वो आप पढ़िए, जिसकी लैंग्वेज आपको ईजी पकड़ में आ रही है। अगर आप उतना भी नहीं करना चाह रहे हैं, आपको उतना भी टाइम नहीं है, जॉब में है, ये सब चीज़ें हैं, तो आप मंथली कंपाइलेशन बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स डालते हैं, आप उनको देख लीजिए और उनको प्लेलिस्ट में अपनी सेव कर लीजिए। 2-3 बार आप उसको देखेंगे तो आपको एक ओवरऑल आपको आइडिया लग जाएगा। और एट द एंड ऑफ द ईयर जब आता है कंपाइलेशन, बहुत सारे यूट्यूब चैनल निकालते हैं, घटना चक्र आता है, घटनासार आती है, तो इन सबको आप पढ़ लीजिए, तो न्यूज़पेपर का जितना बेसिक चीज़ें हैं वो सब कवर हो जाएंगी। और मैं एक चीज़ ये कहूँगी कि न्यूज़पेपर पढ़ना क्यों चाहिए, मतलब लाइक ये तो हो गया इसका तरीका कि कैसे हम इसे ओवरकम कर सकते हैं अगर नहीं पढ़ें। पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि न्यूज़पेपर में इतने सारे एडिटोरियल्स रहते हैं, तो जब आप उनको पढ़ेंगे तो आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल अच्छी होती है। और ये ना सिर्फ सीसैट में हेल्प करती है, बल्कि जब आप आंसर राइटिंग लिखने जाते हैं तो आपको लेखन शैली समझ में आती है कि भाषा कैसी होनी चाहिए, हमने क्या लिखा क्या नहीं लिखा, ये सब चीज़ें। और जब आप अंत में अधिकारी बनेंगे तो आपके बोलने का लहजा, आप
जैसे कैसे लंबा सा आप है पैरा आपको दिया हुआ है वो आपको कैसे क्विक पढ़ लें, तो ये सब चीज़ें लॉन्ग टाइम में न्यूज़पेपर के फ़ायदे हैं। और अगर आप जॉब में नहीं कर पा रहे हैं तो इसका शॉर्टकट मैंने बता दिया कि आप ऐसे कर सकते हैं। तो मैम जैसे कि इसके बाद जो दूसरा मतलब स्टेज होता है वो मेंस का होता है, तो मेंस के लिए जैसे कि आपने बताया कि कई सारे इम्प्रूवमेंट्स आपने किए थे, तो वो थोड़ा वो बताइए। उसके बाद मतलब क्या क्या चीज़ें आपने फॉलो की थी, क्या उसके लिए अलग से बुक्स या मतलब कोचिंग के अलावा क्या और चीज़ें फॉलो की थी? सर इस बार का जो मेंस रहा है वो मैंने एकेडमी में रह करके दिया है, तो जॉब के साथ में बहुत टाइम नहीं मिल पा रहा था। लेकिन जितना टाइम रहा उतना मैंने 90% अपना जो टाइम था वो मैंने आंसर राइटिंग को दिया। और उसमें भी मैंने कुछ चीज़ें अपना स्ट्रेटजाइज किया था कि कैसे मैं थोड़ा स्मार्ट प्ले कर सकती हूँ। तो उसमें था कि एक तो एथिक्स है, एक हिंदी है और एक ऐसे है। ये बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट है, अगर हम इसमें थोड़ा सा भी काम करें तो हमारे अच्छे नंबर मिल सकते हैं कंपेयर टू GS 3 GS 2 जिसमें बहुत सारा पढ़ना रहता है। तो एक काम मैंने ये किया कि GS 4 को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा। और क्योंकि उसका सिलेबस डिफाइंड है, कुछ बुक्स हैं या फिर आप पर्सनल नोट्स बना लीजिए। और हिंदी में भी आप लिमिटेड सिलेबस है, मुझे हिंदी पढ़ना अच्छा लगता था तो मैंने उसमें काम किया। ऐसे में भी मैंने काम किया कि 3 ऐसे लिखने हैं, कुछ अच्छे से कोट्स इकट्ठे करिए, कुछ उसमें एनेक्डोट्स डाले, स्टोरी, पोएम्स और इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, ये सब मैंने रेडी किया। ऐसे लिखे भी मैंने कई सारे और उनको चेक कराया पीयर ग्रुप्स में। तो इससे ये 3 पेपर्स पे मैंने खूब अच्छी कमांड बनाई। दूसरी कमांड जो थी मैंने सोशियोलॉजी के पेपर्स में बनाई। सोशियोलॉजी के लिए मैंने जो अपने पहले नोट्स थे UP PCS के वो भी पढ़े, और इसके साथ साथ मैंने UPSC के जो सोशियोलॉजी थे उससे मैंने उसको फिल करने की कोशिश की, जैसे कोई राइटर का नाम या किसी बुक का नाम, ये सब डालने की कोशिश की। इससे मेरा बहुत अच्छा रहा ओवरऑल। और मुझे हिंदी में अब तक हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं 106। और ऐसे में भी मेरे इस बार बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। और इसका जो GS 1 2 3 की प्रिपरेशन है इसमें मैं कहूँगी कि मैंने कंटेंट इतना नहीं पढ़ पाए थे, बुक्स और ये सब पढ़ने का टाइम नहीं था। तो मैंने क्या किया था कि एक तो PYQ जो 2018 से 2021 तक मेरे पास थे, मैंने उनके मॉडल आंसर तैयार किए थे। और GS 1 2 3 के जो मैंने मॉक टेस्ट दिए थे, आंसर राइटिंग कर रहे थे, तो उसका जो मॉडल पेपर एनालिसिस मिलता है मैंने उसको कई कई बार पढ़ा था। उससे क्या हुआ, रिवर्स इंजीनियरिंग करते हुए मेरी बुक्स की रीडिंग कंप्लीट हो गई, चाहे वो NCERT हो, पॉलिटी हो। और मेरे माइंड में जैसे इलेक्शन कमीशन आता है, फाइनेंस कमीशन आता है, तो मेरे पास 4 5 सॉलिड सॉलिड पॉइंट रट गए थे, बस वही मैंने एग्ज़ाम में छाप दिए और उसी से मतलब बेनिफिट हुआ है मुझे। मैम बहुत सारे कैंडिडेट्स का सवाल रहता है कि जब जैसे कि प्री का बात हो गया या मेंस का बात हो गया, तो उसमें मेंस में आंसर राइटिंग की बात करें या फिर प्री में मॉक टेस्ट या मेंस में मॉक टेस्ट, तो मॉक टेस्ट मतलब घर पे खुद लगाना चाहिए या फिर कहीं संस्था में कहाँ पर ज्वाइन करना चाहिए? सर ये डिपेंड करता है कि आप जैसे कहाँ पे हैं, आपकी पृष्ठभूमि क्या है या फिर आपकी कंडीशंस कैसी हैं। अगर आप गांव में हैं या फिर घर पे हैं, बाहर जाने की सुविधा नहीं है, तो ऑनलाइन इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। और फॉर फ्लंग एरियाज़ में है, ट्रेनिंग एकेडमीज़ में है, जॉब में है, आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप ऑफलाइन जाएं। या फिर आपको लगता है कि वहाँ पे जाने का और ये सब टाइम वेस्ट होगा, तो ऑनलाइन ऑप्शन बेटर है। अगर आपको लगता है कि आप ऐसे सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हो पा रहे हैं, 1 2 घंटा बैठ के नहीं लिख पा रहे हैं, तो आप कोचिंग जाइए, क्योंकि कोचिंग खुद से डिसिप्लिन आपको सिखा देती है। तो ये आपने ऊपर रहता है, बट थंब रूल ये है कि आपको मॉक टेस्ट सॉल्व ही करने हैं हर हाल में। और चाहे वो PT की बात हो, चाहे मेंस की बात हो, बिना मॉक टेस्ट या बिना प्रैक्टिस के पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ होता है जैसे कि इस कोचिंग का मतलब पर्टिकुलर यहाँ से अगर ज्वाइन करते हैं तो इसका बेनिफिट हमें मिलता है, कुछ ऐसा मतलब बहुत सारे कोचिंग्स मार्केट में हैं, तो मतलब किसका अच्छा आपको लगता है? सर कोचिंग्स का मैं कहूँगी कि जो एक एस्पिरेंट है उसको फोकस करना चाहिए, कंटेंट पे फोकस करना चाहिए कि हमें एक सिलेबस दिया हुआ है, उसके टॉपिक्स हैं, उस टॉपिक का कंटेंट 1 2 पेज का मेरे पास अवेलेबल हो जाए। अब वो डिपेंड करता है कि आप कोचिंग से करना चाहते हैं या खुद से करना चाहते हैं। कोचिंग बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल है। और ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई एक स्टूडेंट है, एस्पिरेंट है, उसने कोचिंग नहीं ज्वाइन की है तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा।
ये सब चीज़ें मिथ हैं, इनमें मत जाइएगा। मैंने अब कोचिंग इसलिए ज्वाइन की थी क्योंकि मेरे पास गाइडेंस की कमी थी और मुझे लग रहा था कि अगर हमने ज्वाइन कर ली तो बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। लेकिन इसमें मैं बहुत ही ऑनेस्टली मैं बताऊंगी कि कोचिंग का 20 से 30% ही रोल रहता है, उसके बाद सारा रोल सेल्फ स्टडी का रहता है। चाहे जितनी भी अच्छी कोचिंग क्यों ना हो, जब तक आप उसको खुद नहीं पढ़ेंगे तब तक वो आपकी समझ में नहीं आएगा। टीचर पढ़ा जाता है वो एक चीज़ है, लेकिन आप उसको कितना समझते हैं, कितना एनालाइज करते हैं और कितना रिप्रोड्यूस करते हैं एग्जाम में, वो एक दूसरी चीज़ है, वो सेल्फ स्टडी से ही आती है। टेस्ट सीरीज वगैरह की बात करें तो मतलब कौन सी कोचिंग की आपको लगता है कि अच्छी होती है, चाहे प्री के लेवल पर या फिर मेंस के लेवल पर? सर प्री मेंस, प्री के लेवल पर जैसे दृष्टि आईएएस की आप ज्वाइन कर लीजिए, और इस जीएस वर्ड भी अच्छी टेस्ट सीरीज चलाते हैं, मेक आईएएस की भी अच्छी टेस्ट सीरीज है, और यही सेम मेंस के लेवल पर है। पर मैं ये कहूँगी कि मेंस में आप उन्हीं का कोशिश करिएगा ज्वाइन करना जहाँ से आपको फीडबैक और रेगुलर आंसर की कॉपीज़ मिल जा रही हैं विद इन 2 या 3 डेज़ में। और ये ऐसे मत करिएगा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है लेकिन चूंकि फीडबैक नहीं मिल पा रहा, क्योंकि फीडबैक मिलना और उस फीडबैक को नेक्स्ट जब आंसर आप लिखने जाएं तो उसमें इनकलकेट करना, ये दोनों बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। जहाँ पे ये पॉसिबल हो ना वो आप कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। मैम, जैसे कि आप बता रही थी कि आपको इस बार इंटरव्यू में हाईएस्ट नंबर मिले हैं, तो क्या ऐसा आपने इम्प्रूवमेंट किया था? क्या तैयारी आपकी किस लेवल पर रही थी कि आपको सबसे ज़्यादा नंबर मिले? सर मेरा बोर्ड सविता मैम का था और मेरा इंटरव्यू 15 मार्च को था, और मैं एकेडमी में थी, एकेडमी से मैंने छुट्टी लेकर के मैं आई हुई थी इंटरव्यू देने के लिए। और उस टाइम शायद मेरे एकेडमी में एग्ज़ाम चल रहे थे, तो खास प्रिपरेशन करने का इतना टाइम नहीं मिला था, पर मैंने मॉक दिए थे। दृष्टि में मॉक दिया था, जीएस वर्ड में मॉक था, ध्येय में भी मैंने मॉक था, और इसके साथ साथ मैंने ऑनलाइन मॉक्स दिए थे हापुड़ इंस्टीट्यूट से, राही सर के गाइडेंस में। मैंने कई सारे मॉक टेस्ट वहाँ पे लगभग 10 से 12 दिए थे, और मुझे लगता है वो जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट थे वो ज़्यादा बेनिफिशियल थे, क्योंकि उसमें एक्स सिविल सर्वेंट ही गाइड कर रहे थे। तो ये तो रहा सर कंटेंट और इस पे बात। और जो मैं खुद के लेवल पे कहूँगी मैंने क्या इम्प्रूवमेंट किया था इस बार इम्प्रूवमेंट ये था कि अपनी पर्सनालिटी पे मैंने ध्यान दिया था कि कितने अच्छे तरीके से हम किसी बात को रख सकते हैं। डजेंट मैटर कि मेरे पास कंटेंट नहीं है या फिर मैं पढ़ नहीं पाई हूँ इतना, ये सब पे बिल्कुल डर के नहीं जाना इंटरव्यू में है। बहुत ही पेशेंस से जाना और बहुत ही जेन्युइन रहना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, आप तुरंत बड़े हम्बली बोलिए कि मैम या सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मुझे इस पे काम करना है। और वो बहुत आपको बस वो आपकी जेन्युइन चेक करना चाहते हैं कि आप कितने कॉन्फिडेंस हैं। और कुछ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन होते हैं वो आपके लिए प्लस हो जाते हैं, क्योंकि आप फैक्ट नहीं बता पाएंगे कोई बात नहीं, बट एक ब्यूरोक्रेट को माइंड सेट आपको जब दिया जाता है एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में, वो आपके लिए बहुत सिक्सर टाइप के हो सकते हैं। वो मेरे मेरे केस में क्या हुआ कि इंटरव्यू में कहते हैं विकास देवी कीर्ति सर एक कहते हैं कि इंटरव्यू आप जिस तरफ चाहें उस तरफ मोड़ सकते हैं। तो मैंने इंटरव्यू को 70% अपना जॉब ओरिएंटेड मोड़ दिया, और उन्होंने बोर्ड में मुझसे फॉरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन थे, फिर हिमाचल के बारे में क्वेश्चन थे कि आप 15 महीने से वहाँ रह रही हैं तो वहाँ का कल्चर बताइए। सो वो मेरे लिए सर प्लस पॉइंट में चला गया। और साथ साथ में हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछे तो मैंने उसमें स्कीम्स वगैरह सब डाल के समझाया, तो इससे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। मैम, हमारे साथ बहुत सारे छात्र जुड़े हुए हैं जो कि मतलब सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, जो बहुत सारे नए भी हैं, बहुत सारे पुराने भी हैं, तो उनके लिए आपका कोई सजेशन या सुझाव रहेगा कि अपनी तैयारी किस तरीके से आगे बढ़ाएं? पहला सुझाव सर ये रहेगा कि अपने रिजल्ट से फ्री रहें। एकदम पैनिक मत करें कि रिजल्ट्स क्या होंगे, सीट्स बहुत कम हैं, या फिर मैं किसी XYZ बैकग्राउंड से हूँ मेरा नहीं हो सकता। सो बी फ्री फ्रॉम योर रिजल्ट्स, एंड अपने एक्शंस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, जर्नी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, अपने गोल पे अपने इस पे मत रहिए कि रिजल्ट्स क्या होंगे। एक दिन आपके सारे एक्शन पाइल अप होंगे और आपको एक दिन रिजल्ट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। मेरे साथ भी यही हुआ है, और आप भी ये बना के रखिए। दूसरी प्रिपरेशन के टाइम पे मैं कहूँगी कि थोड़ा सा स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाइए, स्मार्ट प्ले करिए, एनालिसिस करिए कि पेपर क्या ट्रेंड क्या है, पूछा कैसे जा रहा है, रेदर देन कि कोई किसी ने बता दिया आप उसकी कहने पे लगे हुए हैं या फिर कन्वेंशनल तरीके से कर रहे हैं। इस बार का पेपर देखा ही होगा, एकदम कन्वेंशनली जो भी इनोवेटिव तरीके आ रहे हैं एग्ज़ाम में, तो उन सब पे फोकस करिए।
और जो जो रिक्वायरमेंट है पेपर की, जैसे प्रीटी में रिक्वायरमेंट है कि मॉक, तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरा मॉक का प्रिपरेशन नहीं हुआ था इसलिए मेरा नहीं हुआ, नहीं, आपको मॉक तो करना पड़ेगा। मेंस में आंसर राइटिंग मस्ट है, तो आपको करना पड़ेगा। इंटरव्यू में सेल्फ पे, पर्सनालिटी पे काम करना है तो करना पड़ेगा। तो जो काम, मेहनत के लिए एकदम तैयार रहिए और रिजल्ट से फ्री रहिए, एक ना एक दिन आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। और लास्ट में मैं कुछ मतलब मंत्रा बताऊंगी कि एक तो पहला मंत्रा है जो मेरी लाइफ में या फिर इस सिलेक्शन में काम रहा है, कंसिस्टेंसी। अगर आपने अगले साल का टारगेट किया है यूपीपीसीएस 2024 का, तो आज से प्रॉमिस कीजिए कि एक भी दिन आपका ब्लैंक नहीं जाएगा जिसमें आपने आधे घंटे भी पढ़ाई ना की हो। एक दिन कभी कभी होगा कि आपने 10 घंटा किया, 8 घंटा किया, लेकिन ऐसे भी दिन आएंगे जब जीरो मत करिए उसको, मिनिमम मिनिमम तो आधा घंटा 1 घंटा भी कर लीजिए। तो कंसिस्टेंसी मस्ट है। सेकेंड थिंग ये कि पॉजिटिविज्म रखिए कि हमारा होगा और निश्चित तौर पर होगा, हमेशा होगा। रात में सोइए, सोने से पहले आप इमेजिन करिए कि आपका सिलेक्शन होगा, तो ये पॉजिटिविज्म रखिए। तीसरा पॉइंट कि आपको अपने अंदर पैशन रखना है, कि पैशन ये कि लेट डाउन नहीं होना, किसी XYZ रिश्तेदार ने कह दिया कि अभी तक तुम्हारा नहीं हो पाया तो आप हार गए, नहीं, अपने अंदर पैशन रखिए। और पैशन रखिए कि आपको सर्व करना सोसाइटी को, लार्जर स्केल पे थोड़ा सोचिए, तो ये आपको पैशन रखना है। और परसिवरेंस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि मेरा चौथे प्रयास में हुआ, मैंने प्रीलिम्स निकाला, 18 में मेंस नहीं हुआ, 19 में फिर से मेंस नहीं हुआ, 20 में मेंस हुआ, इंटरव्यू में हुआ, कुछ XYZ रीज़न की वजह से मेरा कट ऑफ नंबर आने के बाद भी मेरा फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया। फिर भी मैंने हार नहीं मानी, अपना दृढ़ निश्चय बनाए रखा, और फाइनल इस बार तो जॉब के साथ था। मुझे एकदम आइडिया नहीं था कि जॉब के साथ हो जाएगा, मुझे लग रहा था कि टाइम नहीं है, मेरे पास हार्डली 3 से 4 घंटे डेली बचते थे, मैंने उसमें काम किया, और परसिवरेंस के कारण ही आज मैं यहाँ आपके सामने बैठी हूँ। तो ये 3-4 चीज़ें आप फॉलो करिए, आपका निश्चित तौर पर ही अगली बार सिलेक्शन होगा, और सर अगली बार आप सबका इंटरव्यू ले रहे होंगे। ओके, थैंक यू सो मच मैम, आपने हमारे व्यूअर्स को बहुत सारी जानकारी दी, बहुत सारी गाइडेंस दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और भविष्य की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो में देखा, बहुत ही अच्छी गाइडेंस मैम ने दी। इस तरीके की और भी गाइडेंस देना चाहते हैं मैम से, क्योंकि मैम ने आपको बीच में ही बताया कि मैम का एक चैनल है जिसका हम लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग वहां पर जाकर विजिट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर मैम मतलब काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाए हैं जहाँ पर मतलब आपकी स्ट्रेटजी से रिलेटेड और आगे आने वाले भी समय में जब भी उनको टाइम मिलेगा आगे आप लोग को मार्गदर्शन करती रहेंगी, तो आप लोग फॉलो जरूर कर लीजिएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज का ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना। यदि वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।